स्टीव जॉब्स को बिलियनियर बनाने वाली कंपनी एप्पल नहीं थी। जिस कंपनी ने स्टीव जॉब्स को बिलियनियर बनाया था वो थी पिक्सार। तो हमारी हाउ इट गॉट स्टार्टेड वाली सीरीज में नया वीडियो है हाउ पिक्सार गॉट स्टार्टेड। फ्लिप बुक वाला आर्ट हम में सबने देखा ही होगा और बहुत लोगों ने तो खुद इसको बनाया भी होगा। पहले के टाइम पर जो कार्टून्स या एनिमेटेड मूवीज़ भी बनती थी वो भी ये फ्लिप बुक वाले कॉन्सेप्ट पर ही बनती थी। जो एनिमेटर्स होते थे वो सेम साइज़ के पेपर पर बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते और फिर ये सारी ड्राइंग शीट्स एक के बाद एक रील पर चलाकर रिकॉर्ड कर लेते थे। ये बहुत ही यूनिक आर्ट था और इस आर्ट को सबसे ज़्यादा फेमस किया था डिज्नी ने। इसको यूज़ करके डिज्नी ने एक नई फील्ड बना दी एनिमेटेड मूवीज़ की। हम सब तो डिज्नी के कार्टून्स देखकर ही बड़े हुए हैं, लेकिन ये फ्लिप बुक वाला कॉन्सेप्ट एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए फुल्ली एडवांस नहीं था। डिज्नी ने ये यूज़ करके 1937 में सबसे पहली मूवी बनाई थी स्नो वाइट। अब 1937 के टाइम कंप्यूटर्स तो थे नहीं, तो ये वाला सिस्टम पहले के टाइम के लिए सही था। लेकिन एक बार ये सीन देखिए टॉय स्टोरी मूवी का। ये मूवी आई थी 1995 में। इसमें जो ये पीछे चिंगारी आ रही है, ये मूवमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे अगर ड्राइंग से करवाने जाएं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी सारी ड्राइंग शीट्स लग जाएगी सिर्फ 1 मिनट का ये सीन बनाने के लिए। अब ये सीन देखिए, ये है फाइंडिंग नीमो मूवी का। इसमें जो बैकग्राउंड में सनलाइट दिख रही है ये कितनी रियलिस्टिक लग रही है, जबकि ये कुछ भी कैमरे से शूट नहीं किया हुआ है। ये 100% एनिमेशन ही है। अब ये चीज़ ड्राइंग से करने के लिए पता नहीं कितनी ड्राइंग शीट्स लग जाती, लेकिन ये फाइंडिंग नीमो या टॉय स्टोरी ये मूवीज़ फुल्ली कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स से बनी है। अब ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ पिक्सार की वजह से। तो देखते हैं पिक्सार स्टार्ट कैसे हुई। अब जॉर्ज लुकास, जिसने एक बहुत ही फेमस साई-फाई सीरीज़ बनाई थी स्टार वॉर्स की, वो लुकास फिल्म के मालिक थे और 1979 में उन्होंने एड कैटमल को NYIT से हायर किया और उसके जस्ट बाद उन्होंने LV रे स्मिथ को हायर किया अपने कंप्यूटर ग्राफिक डिवीजन के लिए। अब इनसे जॉर्ज लुकास ये चाहते थे कि वो ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है और वो इस टेक्नोलॉजी को अपनी मूवी प्रोडक्शन वाली चीज़ों में यूज़ कर सके। एड कैटमल और LV रे स्मिथ का सपना रहता है कि वो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाए जिससे वो वर्ल्ड की पहली फुल्ली कंप्यूटर जनरेटेड मूवी बना सके, जिसमें कोई ड्राइंग्स नहीं हो या फिर कोई रील्स नहीं हो। मूवी का एक एक सीन कंप्यूटर से बना हो। इस टास्क को पूरा करने के लिए उनको जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर चाहिए थी वो उस समय पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी और ना ही जल्दी से होने वाली थी। तो एड कैटमल और LV रे स्मिथ ने डिसाइड किया कि जब तक कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल नहीं है तब तक हम ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे हम एक पूरी मूवी तो नहीं पर कोई शॉर्ट फिल्म या फिर कोई मूवी का एक छोटा सा सीन बना पाए। अब मुझे तो ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि कोई इंसान ऐसा सपना देख रहा है जो उसको खुद को पता है कि प्रेजेंट में पूरा करना इम्पॉसिबल है और फ्यूचर में भी वो पूरा होगा या नहीं ये बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड करता है। और सपना देखा तो देखा, वो उसके लिए अपनी पूरी लाइफ काम करने के लिए रेडी है। अब जैसे उन्होंने उनके जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाए उसमें शुरू के 7 साल तक कोई रेवेन्यू नहीं कमाया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद कर दें क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। अब जैसे 1979 से 1983 तक पिक्सार ने जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाई उसका यूज़ करके उन्होंने स्टार वॉर्स की मूवी स्टार ट्रेक 2 द रैथ ऑफ खान में ये जेनेसिस इफेक्ट वाला सीन बनाया और एक फुल्ली कंप्यूटर जनरेटेड इमेज बनाई। इसके बाद पिक्सार ने हायर किया जॉन लेसेटर को। लेसेटर पिक्सार के वो इंसान है जिसने इस कंपनी को कंपनी बनाया है। जॉन लेसेटर बचपन से हॉलीवुड में रहे थे और सभी बच्चों जैसे वो भी बचपन से बहुत कार्टून देखते थे, लेकिन वो शायद नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कार्टून्स में, क्योंकि 9th क्लास में उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में डिज्नी पर प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने डिज्नी की पूरी हिस्ट्री पर रिसर्च किया। ये प्रोजेक्ट बनाते टाइम ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको उनकी लाइफ में आगे क्या करना है। ये स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या है यार, जैसे नाइक वाले वीडियो में भी हमने देखा कि फिल नाइट ने भी जो MBA में रिपोर्ट बनाई थी जैपनीज़ शूज़ के ऊपर, उस रिपोर्ट की रिसर्च ने उनको इतना प्रभावित किया कि MBA और CPA बनने के बाद भी वो कंपनी बनाने का सपना उनके मन में बना रहा। मुझे तो लगता है स्कूल और कॉलेज में एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये सब प्रोजेक्ट्स को देना चाहिए, जिससे कि बच्चे ये प्रोजेक्ट्स के टॉपिक खुद रिसर्च कर सकें और इस रिसर्च की प्रोसेस में वो अपना खुद का इंटरेस्ट जान सके।
खैर बैक टू द टॉपिक। तो लेसेटर ने अपना फ्यूचर तो डिसाइड कर ही लिया था। उसके लिए फिर उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया और डिज्नी ने जो एक एनिमेशन कोर्स डिज़ाइन किया था उसमें ज्वाइन हो गए। अब उनके कॉलेज डेज में स्पेयर टाइम में भी वो डिज्नीलैंड में एज अ गाइड वर्क करते थे और ये काम करते हुए भी उनको स्टोरी टेलिंग, टाइमिंग और पेसिंग के बारे में नई नई चीज़ें सीखने को मिल गई। लेसेटर ने कॉलेज के दौरान एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था लेडी एंड द लैम्प और इस मूवी के लिए लेसेटर को जूनियर ऑस्कर भी मिला। कॉलेज ख़त्म होने के बाद लेसेटर को अपनी ड्रीम जॉब भी मिल गई। उन्होंने डिज्नी में ज्वाइन कर लिया एज एन एनिमेटर। अब तो लेसेटर की पूरी लाइफ सेट हो गई। डिज्नी, जिसको वो बचपन से अपनी ड्रीम कंपनी मानते थे, कॉलेज के जस्ट बाद उनको वहाँ पे जॉब मिल गई। यही सोच रहे थे ना आप, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लेसेटर का जो एनिमेशन को लेकर विजन था वो डिज्नी के हाई लेवल मैनेजमेंट वाले लोगों को पसंद नहीं आया और एक डिज़ाइन डिस्प्यूट के कारण लेसेटर को डिज्नी ने निकाल दिया। अब तब डिज्नी को कहाँ पता था कि जिस आदमी को वो खुद निकाल रहे हैं एक दिन उसी आदमी को वापस से हायर करने के लिए उनको पूरी की पूरी कंपनी से डील करना पड़ेगा। खैर ये वाला इंसिडेंट हम वीडियो में आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही एड कैटमल को ये पता चला कि लेसेटर को डिज्नी से निकाल दिया है और वो अब अवेलेबल है, एड कैटमल ने तुरंत ही लेसेटर को एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर दी और थोड़े समय बाद ही उनको इंटरफेस डिज़ाइनर की पोजीशन पे परमानेंटली हायर कर लिया। एड कैटमल लेसेटर से चाहते थे कि जो पिक्सार के कंप्यूटर्स हैं और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी पावर को डिस्प्ले करने के लिए इन सब सिस्टम को यूज़ करके शॉर्ट फिल्म बनाए। लगभग उसी टाइम पर जॉर्ज लुकस की स्टार वॉर्स की सीरीज़ की कुछ मूवीज़ फ्लॉप हो गई और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई। ये बात एड कैटमल और एल्वी रे स्मिथ को भी समझ आ गई। तब वो दोनों ने डिसाइड करा कि अब उनको लुकस फिल्म से अलग एक कंपनी बना लेनी चाहिए और उसके लिए वो लोग इन्वेस्टर ढूंढने लग गए। अब इसमें किस्मत की बात यह है कि उसी टाइम पर स्टीव जॉब्स को भी एप्पल के बोर्ड से निकाल दिया गया और स्टीव जॉब्स ने अपने सारे एप्पल के शेयर्स बेच दिए थे। तब स्टीव जॉब्स ने कुछ पैसे नेक्स्ट नाम की एक कंपनी में लगाए थे। उस टाइम उनके एक फ्रेंड ने उनको बताया पिक्सार के बारे में, क्योंकि स्टीव जॉब्स शुरू से ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते थे जो टेक्नोलॉजी और आर्ट के इंटरसेक्शन पर थी। पिक्सार उनकी इस फिलॉसफी में एग्जैक्टली परफेक्ट बैठती थी। जैसे ही स्टीव जॉब्स के फ्रेंड ने उनको पिक्सार के बारे में बताया, उन्होंने एड कैटमल और एल्वी रे स्मिथ के साथ मीटिंग करी और पिक्सार में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। शुरू में तो स्टीव जॉब्स पिक्सार की डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन जब वो लेसेटर से मिले उसके बाद से वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी शामिल होने लग गए। उसका मेन रीज़न था लेसेटर की क्रिएटिविटी। लेसेटर की मेन क्वालिटी थी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन इमोशंस डाल के उसको एक बहुत अच्छी स्टोरी में बना सकते थे, जिससे कि उनके एनिमेशन का स्कोप नेक्स्ट लेवल पे चला गया। उनकी यही क्वालिटी को यूज़ करने के लिए और पिक्सार के कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बताने के लिए स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया कि लेसेटर एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। इस शॉर्ट फिल्म में लेसेटर ने एक लैम्प की कहानी बनाई कि कैसे एक बेबी लैम्प अपनी मम्मी लैम्प के साथ एक बॉल से खेलता है और उसकी बॉल जब फूट जाती है तो वो सैड हो जाता है। ये उस टाइम का एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि तब भी एनिमेटेड मूवीज़ या कार्टून्स में सुपर हीरोज़ या फिर बोलने वाले शेर या बोलने वाले हाथी ये सब तो थे, लेकिन चलने वाली लैम्प या फिर सैड होने वाली लैम्प ये पहली बार दुनिया ने देखा था। लक्सो लैम्प शॉर्ट फिल्म की वर्ल्ड वाइड बहुत तारीफ हुई और इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते स्टीव जॉब्स और जॉन लेसेटर की दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया कि वो ऐसी और भी शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, भले इसका कोई फाइनेंशियल लॉजिक नहीं हो। लेकिन जब पिक्सार में फाइनेंशियल दिक्कतें आने लगी तब भी स्टीव जॉब्स पिक्सार के दूसरे डिविजन्स को तो कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत टफ टारगेट्स देते थे, लेकिन उस कॉस्ट कटिंग से जो पैसा बचता था वो लेसेटर और उनकी टीम को एनिमेशन के लिए दे देते थे। पहले जब स्टीव जॉब्स नए नए पिक्सार में आए थे तब उनका विजन थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि पिक्सार का जो 3D डिज़ाइनिंग टूल है ये एक दिन हर पर्सनल कंप्यूटर में होगा और लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसको चलाएंगे। वो ये भी मानते थे कि पिक्सार को बस ये लोगों तक पहुंचाना है, उसके बाद लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे ये खुद पिक्सार के लोगों को भी नहीं पता है। ये लोगों की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा था। इसके अलावा वो लेसेटर के साथ मिलकर पिक्सार के एनिमेशन डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ा रहे थे।
जबकि एनिमेशन डिपार्टमेंट से तो एक पैसे का रेवेन्यू भी नहीं जनरेट हो रहा था। फिर भी जॉब्स ने एनिमेशन डिपार्टमेंट में पैसा लगाने से कभी मना नहीं किया। जबकि उस टाइम नेक्स्ट, जो जॉब्स की एप्पल से निकलने के बाद पहली कंपनी थी, वो भी लॉस में चल रही थी और वहाँ से भी उनका बहुत नुकसान हो रहा था। और इतना सब वो एनिमेशन डिपार्टमेंट के लिए इसलिए करते थे क्योंकि ये उनके लिए एक मैजिकल जोन था। एनिमेशन आर्टिस्ट के साथ रह के और उनके साथ ये सब आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ करके उनके मन को बहुत शांति मिलती थी। तभी तो पिक्सार के दूसरे डिविजन्स में बहुत सारी कॉस्ट कटिंग करके जो वो पैसा बचाते थे वो लेसेटर को दे देते थे। वैसा ही हुआ जब लेसेटर को एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए $3 लाख की ज़रूरत थी और स्टीव जॉब्स ने ये $3 लाख देते टाइम लेसेटर से सिर्फ इतना कहा कि जॉन, जस्ट मेक इट ग्रेट। जॉब्स को वो एनिमेशन डिवीज़न इतना अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उसको रन करते थे जॉन लेसेटर, जो एक प्योर आर्टिस्ट थे और जॉब्स को आर्टिस्टिक स्पिरिट बहुत अच्छी लगती थी। अब जॉब्स के $3 लाख से लेसेटर ने बनाई एक शॉर्ट फिल्म टिन टॉय, जिसको बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। इस शॉर्ट फिल्म को देख के डिज्नी के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे वो लेसेटर को डिज्नी में लाने के लिए ऑफर देने लग गए। वो लोग समझ गए कि डिज्नी के फिल्म डिवीज़न को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो है लेसेटर। और उन्होंने ये सोच के लेसेटर को डिज्नी के एनिमेटेड फिल्म डिवीज़न के डायरेक्टर बनने का ऑफर दे दिया। लेकिन जॉब्स का जो बिहेवियर था लेसेटर और उनकी टीम की तरफ, उसके कारण लेसेटर पिक्सार और जॉब्स के लॉयल एम्प्लॉय बन गए और डिज्नी का ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेसेटर ने एड कैटमल से कहा, आई कुड आइदर गो टू डिज्नी एंड बिकम अ डायरेक्टर और आई कुड स्टे एट पिक्सार एंड क्रिएट हिस्ट्री। मतलब या तो मैं डिज्नी में चला जाऊं और वहाँ का फिल्म डिवीज़न का डायरेक्टर बन जाऊं, या फिर पिक्सार में रह के हिस्ट्री बना सकता हूँ। आखिरी में हुआ भी ऐसा ही, लेसेटर और पिक्सार ने मिलके हिस्ट्री बना दी। टिन टॉय शॉर्ट के रिलीज़ के टाइम तक जॉब्स ने $50 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे पिक्सार में, जो कि एप्पल के सारे शेयर्स बेचने के बाद उनको जितने पैसे मिले थे उसका आधे से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा था। तब तक जॉब्स का ये बिलीव था कि पिक्सार का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना हिट होगा कि घर घर के पर्सनल कंप्यूटर में लोग 3D डिज़ाइन के लिए इसको यूज़ करेंगे। लेकिन टिन टॉय मूवी के बाद जॉब्स का बिलीफ चेंज हुआ और उन्होंने सोचा कि आर्ट और टेक्नोलॉजी को मिला के पिक्सार एनिमेशन मूवीज़ की दुनिया में वो कर सकता है जो वॉल्ट डिज्नी ने 1937 में स्नो वाइट बना के किया। अब टिन टॉय के हिट होने के बाद जब जॉन लेसेटर ने डिज्नी में जाने से मना कर दिया, तब डिज्नी के फिल्म डिवीज़न के हेड जेफरी कैत्सेनबर्ग ने पिक्सार को दूसरा ऑफर दिया। उन्होंने पिक्सार के साथ एक मूवी बनाने की डील करी जिसमें पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट डिज्नी बियर करेगा, लेकिन पिक्सार को उसमें से 12.5% का रेवेन्यू शेयर भी मिलेगा। मतलब जो मूवीज से पैसा मिलेगा उसमें से 12.5% पिक्सार रखेगा। अब ये डील पिक्सार के लिए इतनी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि उनके मेन इन्वेस्टर स्टीव जॉब्स के पास मूवी के प्रोडक्शन के लिए जितने पैसे लगते थे उतने नहीं थे, लेकिन पिक्सार को सर्वाइव करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत थी। इसके प्रेशर में पिक्सार को ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ी। इस डील में जो मूवी बनने वाली थी उसका नाम था टॉय स्टोरी। अब जब लेसेटर और उनकी टीम ने पिक्सार और डिज्नी के लोगों को ये मूवी का आइडिया बताया तो उन सबको बहुत अच्छा लगा और 1991 में टॉय स्टोरी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। शुरू में तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद डिज्नी के फिल्म डिवीज़न का टॉय स्टोरी के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लग गया और जब तक ये लेसेटर समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सबसे शुरू में सोचा था वो पूरा डिज्नी के लोगों के इंटरफेरेंस के कारण चेंज हो गया। तब स्टीव जॉब्स ने डिज्नी के मैनेजमेंट से पिक्सार के लिए फ्रीडम की बात करी और जैसे तैसे करके पिक्सार के लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम दिलवाया। डिज्नी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मूवी में इतने सारे चेंजेस हो गए थे और इतना टाइम वेस्ट हो गया था कि मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ गई। तब स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया कि उनका डिज्नी के ऊपर जो पिक्सार की डिपेंडेंसी है उसको उनको ख़त्म करना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि टॉय स्टोरी के रिलीज़ के टाइम ही पिक्सार का IPO लाएंगे ताकि फ्यूचर में और मूवीज़ बनाने के लिए उनको वापस डिज्नी के पास नहीं जाना पड़े। IPO लाने का एक और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि टॉय स्टोरी आने के बाद लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि टॉय स्टोरी किसने बनाई है, डिज्नी ने बनाई है या पिक्सार ने बनाई है। और स्टीव जॉब्स चाहते थे कि ये कन्फ्यूजन लोगों के मन से हमेशा के लिए हट जाए, जिसके लिए उनको चाहिए थे पैसे।
जिस पैसे को वो यूज़ करके डिज्नी के साथ 50-50% की पार्टनरशिप करते और को ब्रांडिंग करते, ताकि पिक्सार और डिज्नी की जो पार्टनरशिप में मूवीज़ बनी है उसमें शुरू में दोनों का बराबर नाम आए। कभी भी ऐसा ना हो कि सिर्फ डिज्नी का नाम आया और पिक्सार का नाम नहीं आया। जॉब्स ने ये स्पेकुलेट करते हुए कि टॉय स्टोरी मेजर हिट होगी, ये डिसाइड किया कि मूवी के रिलीज़ होने के जस्ट एक हफ्ते बाद ही IPO भी रिलीज़ होगा, ताकि जो मूवी के हिट होने का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो शेयर मार्केट में भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर पिक्सार के शेयर्स बिके। और लास्ट में हुआ भी यही। टॉय स्टोरी 1995 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई वर्ल्ड वाइड। अब टॉय स्टोरी के रिलीज़ होने के कुछ महीने पहले जब स्टीव जॉब्स ये सोच रहे थे कि उनके ये $50 मिलियन कहीं डूब नहीं जाए, IPO के बाद वही $50 मिलियन जो कि पिक्सार का 80% शेयर थे वो हो गए $1.2 बिलियन। और ऐसे ही स्टीव जॉब्स पिक्सार से बिलियनियर बने। अब टॉय स्टोरी के सुपरहिट होने के बाद पिक्सार ने लगभग हर 1-2 साल में एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। पर पिक्सार की यह सक्सेस का रीज़न क्या है कि वो जो मूवी बनाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब डिज्नी फिल्म स्टूडियो जो इतना बड़ा है, जिसके पास इतने पैसे हैं, वो पिक्सार के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या टॉय स्टोरी जो मूवी है उसको बनने में 3-4 साल लगे, या 1979 से जो एड कैटमल और एल्विरे स्मिथ और इनकी पूरी टीम का जो सपना था जिसके लिए वो इतना काम कर रहे थे, या फिर जो जॉन लेसेटर की क्रिएटिविटी थी और उस पर स्टीव जॉब्स का भरोसा था, इस वजह से टॉय स्टोरी और पिक्सार की आने वाली सारी मूवीज़ इतनी सक्सेसफुल हुई है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए एक फैक्ट बताता हूँ। 1979 से 1986 तक 7 साल में पिक्सार ने एक भी एक्सटर्नल क्लाइंट से एक भी पैसा नहीं कमाया था। पिक्सार ने अपने शुरू के 7 साल में कोई रेवेन्यू नहीं कमाया था। लेकिन आज पिक्सार एक ऐसा फिल्म स्टूडियो है जिसने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 15 बिलियन से ज़्यादा की टिकट बेची है, मतलब $15 बिलियन से ज़्यादा पैसे कमाए। अब पैसा बनाया है उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन पैसा बनाया है इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर और बहुत ही ऊंची हाइट्स पर ले जाने के लिए जो क्वालिटीज़ लगती है वो ये नहीं कि उनके पास कितने ज़्यादा दिमाग वाले, कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने जीनियस लोग हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको हेल्प ज़रूर मिलती है, लेकिन ये मेन चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली जो सबसे मेन चीज़ है वो है परसिवरेंस। जो पिक्सार के लोगों ने 7 साल तक काम किया बिना किसी रेवेन्यू के, जो उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई जिसमें उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया, फिर भी वो अपना आर्ट परफॉर्म करते रहे। उन्होंने कभी कॉन्सिक्वेंसेस या उनके आउटकम के बारे में नहीं सोचा, और तभी जाके वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। लेकिन मेन बात क्या है जानते हो? अगर वो भले इतनी बड़ी कंपनी नहीं भी बना पाते और इतने रेवेन्यू कमाने वाली फिल्म्स भी नहीं बना पाते, तो भी शायद वो आज भी यही सब मूवीज़ बनाते और आज भी वो उनका आर्ट परफॉर्म करके इंजॉय करते और ये नहीं सोचते कि कितने पैसे कमाए।